गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे न्यूक्लिक एसिड की जानकारी लेंगे हम इस चैप्टर में। हमारा 6 वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हल्का सा आइडिया आपने 11th क्लास में ले लिया होगा कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं। हमारे दो तरह के मेनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो ये हमारे दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होंगे। इस चैप्टर में हम फोकस डीएनए और आरएनए पे करेंगे जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो पहला वाला जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह है डी एन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं डीऑक्सी। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वो कौन काम करता है? हमारा डीएनए काम करता है। ठीक, तो डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो है हमारा आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है हमारी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी हमारी आरएनए की फुल फॉर्म है। कुछ वायरसेस में ही ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, अदरवाइज इसके साथ साथ ही मैसेंजर का काम करता है, एडेप्टर का काम करता है और कैटालिटिक का भी काम करता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे देता है कैटालिटिक जो होते हैं एंजाइम्स के फॉर्म में। तो ये आरएनए एक्स जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरस में ही ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता, सभी में काम नहीं करता। ठीक, सभी ऑर्गेनिज्म में काम नहीं करता, कुछ ही वायरसेस में ये काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। इसके साथ साथ ये और भी काम करता है। आरएनए ऑल्सो एक्ट्स एज मैसेंजर की तरह काम करेगा। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काम करेगा। एडेप्टर एंड कैटालिटिक। मैसेंजर की तरह भी काम करता है, एडेप्टर की तरह भी काम करता है। किसी चीज को एडेप्ट करता है, रिसीव करता है, उसकी तरह भी ये काम करता है। और ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, स्ट्रक्चरल के फॉर्म में भी ये काम करता है। तो ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ अदर वर्क भी करता है। तो हम इस चैप्टर में डीएनए और आरएनए के बेसिस पे देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रही है और हमारे जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूल लेवल पर कैसे कैरी कर रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसलिए इसका नाम दे रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सूचनाएं जा रही हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे जा रही हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, उनके बारे में हम इस
चैप्टर में देखेंगे। तो जो हमारा पहला वाला जो टॉपिक लेते हैं हम, वो डीएनए के बारे में हम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं कि हमारा डीएनए क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का बना होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा कि डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड का बनता है। न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ मैनी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बनता है। अब ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। ये नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। ये जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, बेस पेयर्स। यहां पर एक यूनिट, यहां पर एक यूनिट, एक न्यूक्लियोटाइड कह लो या फिर आप बेस पेयर्स कह लो, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड। एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे, बेस पेयर्स कहते हैं। जनरली वन पेयर ऑफ nucleotides called a base pair. A base pair। और ये बेस पेयर कितने हैं उसी के आधार पर डीएनए की लेंथ को हम निकाल सकते हैं कि ये बेस पेयर कितने हैं। तो जनरली जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। एक स्ट्रैंड इसका ये आ रहा है और दूसरा स्ट्रैंड इसका ये आ रहा है। एक स्ट्रैंड ये आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड इसका ये आ रहा है। मोस्ट ऑफ केसेस में डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर हम 5174 वायरस की बात करते हैं तो वहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बोले तो ऐसा स्ट्रैंडेड डीएनए होगा हमारा, ऐसा ही हमारा डीएनए होगा। तो यहां पर अब बेस पेयर नहीं होंगे, क्यों, पेयर का मतलब एक इधर तो एक इधर, पेयर का मतलब ये है। तो यहां पर सिंपल न्यूक्लियोटाइड होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड हमारा ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो यहां पर हमारे न्यूक्लियोटाइड की नंबर्स होंगे, संख्या होगी कि कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो उस हिसाब से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की लंबाई को हम देख सकते, पता लगा सकते हैं। लेकिन जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसमें बेस पेयर यानी कि वन पेयर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, यानी कि लेंथ कितनी है, वो नंबर्स कितने, उनके उस हिसाब से हम डीएनए की लेंथ को, डीएनए की लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है। उनमें डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी कितनी होती है। पहले बैक्टीरियोफेज वायरस की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज दोज वायरस which infect
बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरियोफेज में आता है 5174। ये बैक्टीरियोफेज है 5174। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं। नहीं तो बेस पेयर की बात करते हैं या डबल स्ट्रैंडेड होता, या फिर हम पेयर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। पेयर में जब भी तो एक इधर और एक इधर ऐसे ही तो बनता है। अब एक आता है बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा। इसमें जो होते हैं 48,502 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का मतलब अब इसमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं। अब एक आता है यूसेरिया कोलाई, बैक्टीरिया है। ये तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरिया की बात करेंगे। एक बैक्टीरिया है, बात कर रहे हैं यूसेरिया कोलाई। एक बैक्टीरिया है, उसमें जो पाए जाते हैं बेस पेयर वो कितने पाए जाते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶। बीपी का मतलब यहां पे है ये बेस पेयर्स, इतने हमारे बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इसका मतलब इनकी बेस पेयर्स के हिसाब से इतना लंबा डीएनए होगा। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हैप्लॉइड ह्यूमन की बात करें, यानी कि जिसमें 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स है, सॉरी। तो उसमें जो डीएनए वो बेस पेयर जो पाए जाते हैं वो हमारे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में, यानी 23 क्रोमोसोम्स में। तो यहां पर इतने बेस पेयर हो गए। इस हिसाब से आप डीएनए की लेंथ को निकाल सकते हैं बेस पेयर के हिसाब से। तो ये हमारा, आप इसे लर्न कैसे कर सकते हैं? 0.6 आ रहा है तो यहाँ पे 10 पे 6 रख देना, एक ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पर 10⁹ आ रही है तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 हो गया। ऐसे आप लिंक बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड। जब कोई चेन कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये न्यूक्लियोटाइड का लफड़ा समझ में नहीं आ रहा, चेन समझ में आता है, कोई चेन है। पॉली का मतलब मेनी है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रही है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। पहला वाला है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं
वो दो तरीके के होंगे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं हमारे एडमिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में आते हैं हमारे साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल। तो हल्का सा इनका वो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर और एक डबल बॉन्ड हमारा यहां पर होता है। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल रिंग्ड का स्ट्रक्चर होगा। एक ऑक्सीजन का एटम हमारा ऊपर होता है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहां पर होता है। यहां पर NH और यहां पर भी हमारे NH। N है ये N, तो दो हमारे ऑक्सीजन एटम होते हैं और दो हमारे NH होते हैं और डबल बॉन्ड हमारा यहां पर होगा। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारा जो पिरिमिडीन का है, जो बेसिकली यूरेसिल का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिकली मैंने ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया है। आप इतना याद रखेंगे कि प्यूरिन्स में डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडीन में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इतना आप याद रखोगे। ठीक, भले ही ये याद रखना मत रखना, लेकिन इतना याद रखोगे डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर प्यूरिन्स में होता है, पिरिमिडीन्स में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे नाइट्रोजन बेस हो गए। और दूसरा वाला जो आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन शुगर होती है। पेंटोज का मतलब 5। तो ये 5 कार्बन शुगर के बारे में मैं आपको बताऊं। दो तरह की 5 कार्बन शुगर होती है। पहली है राइबोस शुगर और दूसरी वाली है डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर ये कई तरह की 5 कार्बन शुगर कई तरह की होती हैं। जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, दो तरह की 5 कार्बन शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब इनमें देख लेते हैं, ये जो हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर है इसमें हमारे कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। ये इस तरह 5 कार्बन शुगर हुई।
1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन शुगर है। अब इसमें जो अरेंजमेंट जो होता है वो ये है, OH H OH H OH, यहां पर ऑक्सीजन का एटम है, यहां पर हाइड्रोक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यहां पर हाइड्रोजन का, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, और यहां पर हाइड्रोजन का ये है CH2OH, ये जो पाया जाता है ये हमारा फॉर्मूला है उसका राइबोस शुगर का। तो इसमें कार्बन के 5 होते हैं, C5 H10 O5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन के 10 और कार्बन के होते हैं 1 1 2 3 4 और 5 कार्बन हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये कार्बन हमारे 5 है, हमारे एक यहाँ पर मैंने पहले काउंटिंग कर दी थी कार्बन की, वो होगी। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर का। H OH H H OH और H, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर हमारा कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और 5 ये है। कार्बन नंबर 2 पर इसकी अपेक्षा इसमें एक ऑक्सीजन का एटम कम है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बताइए, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसलिए हम इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम कम है, डी है, तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन का यहां पर ज्यादा है और यहां पर नहीं है, तो एक ऑक्सीजन एटम कम है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, इसका फॉर्मूला जो बनेगा C5H10O4, इसका हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 5 है और ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक, तो ये हमारा पेंटोस शुगर हो गई जो न्यूक्लियोटाइड का दूसरा वाला पार्ट है। अब हमारा तीसरा वाला जो पार्ट लेंगे हम, वो है हमारा फॉस्फेट रेडिकल फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा वाला जो पार्ट होगा H3PO4 का जो फॉर्मूला है उसका, फॉस्फेट रेडिकल। फॉस्फेट रेडिकल में देखेंगे इसका वो कैसे बनता है, P=O होता है ऊपर की तरफ और OH यहां पर, OH यहां पर, OH दिख रहा होगा आपको, ये OH है यहां पर OH, यहां पर OH। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है H3PO4 बनता है। हाइड्रोजन तो 3 है, ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 और एक हमारा फॉस्फेट।
तो इस तरह जो फॉर्मूला जो बन रहा है ये हमारा फॉस्फेट रेडिकल हो गया। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और हमारा फॉस्फेट रेडिकल। इसको हमने ढंग से समझ लिया है, ठीक। प्यूरिन्स को याद रखना, 2 रिंग्ड स्ट्रक्चर प्यूरिन का होता है और 1 रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहां थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे आप एक यहां से ले लो स्क्रीनशॉट और एक यहां से ले लो, इससे ढंग से समझ में आपकी आ जाए। तो अब हम नाइट्रोजन बेस के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 तरीके का होगा फर्दर, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन 3 तरीके के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। तो हमारे पिरिमिडिन 3 तरीके के होते हैं। अब एक न्यूक्लिक एसिड में चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसमें से सिर्फ 4 ही हमारे नाइट्रोजन बेस यूज आते हैं और यहां पे तो 5 है। अब देखिए कैसे डीएनए में जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। ये तो हमारे किसमें होंगे, डीएनए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। और जो आरएनए में होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहां ऐसे भाई एंड यूरेसिल, ये हमारे आरएनए में होते हैं। इसका मतलब थायमीन की जगह जो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी 3 सेम सेम होते हैं। तो ये हमारे जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस, ये कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। अगर मेजर फॉर्म में देखें तो 2 तरह के हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। फर्दर इनको डिवाइड कर देते हैं तो टोटल 5 है। एडेनिन की शॉर्ट फॉर्म ए जी, ऐसी ग्वानिन की शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम आप आगे बात करेंगे, ए जी सी टी यू, इसके फॉर्म में हम आपसे बात करेंगे। अब एक आता है कॉन्सेप्ट है, वो है न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, जैसे ये मान लीजिए हमारी पेंटोज शुगर है,
यहां पर ऐसे कर लेते हैं, चलो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, ये कार्बन नंबर थे हमारे। यहां पर हमारा ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, कोई ले लेते हैं, ये हमारा एडेनिन जुड़ गया। तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है, एडेनिन जुड़ जाए या थाइमिन जुड़ जाए या ग्वानिन जुड़ जाए, साइटोसिन जुड़ जाए या यूरेसिल जुड़ जाए, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को मिला के क्या बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ये कहानी देखेंगे आप कि जब नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर, हम यहां पर कौन सी ले रहे हैं, अगर राइबोस शुगर है तो एक तो हमने नाइट्रोजन बेस यहां पे ले लिया, नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा वाला है हमारा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर दो तरह की होगी, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर। अगर नाइट्रोजन बेस हमारा एडेनिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड को और मिला दें तो न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या बनेगा, फिर वहां पर डीऑक्सी एडिनोसिन, और राइबोस शुगर में एडेनिन के साथ क्या बनेगा, एडिनोसिन। राइबोस शुगर के नीचे क्या आ जाएगा, एडिनोसिन आ जाएगा। फिर अब ऐसे हम अगली कहानी ले लें ग्वानिन की। ग्वानिन को पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ मिला दें तो ये क्या बनता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन। और राइबोस शुगर अगर आरएनए में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्वानोसिन। ठीक, अब बात आती है हमारी, ये तो नाइट्रोजन एडेनिन और ग्वानिन जो हमारे क्या हो गए, प्यूरिन वाले हो गए। अब पिरिमिडीन वाले की बात कर लेते हैं। पिरिमिडीन में हमारा कौन सा आता है, साइटोसिन। तो डीऑक्सी सिटिडीन, और यहां पर क्या आ जाएगा, सिटिडीन, सिंपल सिटिडीन आएगा। ठीक, अब एक और आता हमारा थाइमीन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन, और यहां पे क्या थाइमिडीन आएगा, नहीं, क्योंकि थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ पाया जाएगा। थाइमिन राइबोस शुगर के साथ नहीं पाया जाएगा, राइबोस शुगर के साथ क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। ये हमारा यूरेसिल है, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता, और यहां पर क्या पाया जाएगा, यूरिडीन। तो ये हमारे स्पेशल न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड होते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी सिटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। और न्यूक्लियोसाइड होते हैं
एडिनोसिन, ग्वानोसिन, सिटिडीन और यूरिडीन, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड हो गए। न्यूक्लियोसाइड का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि जब नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और हर एक नाइट्रोजन बेस पर्टिकुलर अगर जिस पेंटोस शुगर के साथ पाया जाता है तो उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है, जो इस तरह है। अब बात आती है हमारी, किसकी बात आ रही है, न्यूक्लियोटाइड की। क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है भाई, नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर और होगी, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट रेडिकल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला यहां पर बना रहा हूं, कैसे देखते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं। देखिए, ये हमारी पेंटोस शुगर है, ठीक, और ये कार्बन नंबर 1 से जुड़ रही है, एडेनिन न्यूक्लियो उससे नाइट्रोजन बेस से जुड़ रही है। यहां पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं। इसको अब हम क्या कहेंगे बताओ, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे या न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, बताइए। इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ रही है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर का, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, याद रखना, हम डीएनए का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो ये जो है, यहां पर जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो इससे जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, तो अब इसे हम क्या कहेंगे बताइए, न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा नीचे कर लें इसे, फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, ये जुड़ गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड। और अगर इससे ऊपर रखा जाए तो कैसा होगा भैया, इससे हमारा होता है, मान लीजिए टी ले लेते हैं यहां पर हम, और यहां पर ये जुड़ेगा, ये हमारा फ्री होगा CH2OH के फॉर्म में। अब देखिए कहानी, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये ऊपर वाला कौन सा था, 5। यहां पर फॉस्फेट जो ग्रुप है पेंटोस शुगर से, एक तो 5 कार्बन एंड पर जुड़ रहा है और इधर से 3 कार्बन एंड पर जुड़ रहा है। तो यहां पर 3 एंड फ्री है और वहां पर 5 एंड फ्री है। अब इनकी लिंकेज के बारे में और बात कर लेते हैं, कौन कौन से बॉन्ड से ये जुड़ते हैं। इस वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, एन ग्लाइको सिडिक लिंकेज। जब नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ रहा है, जिस लिंकेज से जुड़ रहा है, जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है, उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह लीजिए या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह लीजिए। इस वाले बॉन्ड, एक बॉन्ड हमारे यहां पर भी पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फो एस्टर लिंकेज। इसको हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं, जो फॉस्फेट को किससे जोड़ रहा है, पेंटोस शुगर से जोड़ रहा है। और यहां पर पेंटोस शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब एक फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर लिंकेज कह लीजिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कह लीजिए, एक यहां पर जोड़ रहा है और एक ऊपर वाली को जोड़ रहा है, तो यहां पर 2 होंगे। एक यहां पर भी तो पाया जा रहा है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अगर इन दोनों को कहें तो उसे क्या कहेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अगर ये बात आ जाए कि 2 पेंटोस शुगर से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो उनके बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज।
क्योंकि दो है। क्लियर हो गई कंसेप्ट। अब यहां का बॉन्ड अलग इसको कहेंगे, इसका बॉन्ड अलग है, क्योंकि यहां पर एक ही से दोनों बॉन्ड जुड़ रहे हैं। यहां पर तो दोनों बॉन्ड एक से नहीं जुड़ रहे ना, ये अलग सेपरेट जुड़ रहा है, यहां पे अलग सेपरेट जुड़ रहा है। तो इसका सेपरेट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, इसका भी सेपरेट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर दोनों एक ही से जुड़ रहे हैं तो दोनों को एक नाम दे देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक, या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और आती है कि अब मैं इसको साफ कर देता हूं जरा। सेम कहानी हम यहां पर देख लेते हैं जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहां पर मैं दूसरा नाइट्रोजन बेस ले रहा हूं सी। देखिए यहां पर ये कैसे जुड़ेगा दूसरे वाले से। ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। और यहां पर दो बॉन्ड होते हैं जिनका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे जुड़ता है ये देखेंगे। ये जो चलती है कहानी ये हमारी यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। यहां पर उल्टा बनाया है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, ठीक। और फिर यहां पर हम कहानी देखें तो इसके साथ जो पाया जाएगा ये वाला पाया जाएगा, सी के साथ क्या पाया जाता है, जी। यहां पर इसके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब देख लीजिए आप, वन, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे हो गए 4। और ये हो गए हमारा पेंटोस शुगर जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। यहां पर कौन सा एंड फ्री है, 3 एंड फ्री है। और यहां पर कौन सा एंड फ्री है, 5 एंड फ्री है। तो इस तरह हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड बनता है डीएनए का, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, नीचे हमारी पेंटोस शुगर आ जाएगी। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। आप इनको कैसे याद रखोगे, आटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसी के पास जा रहे हैं खाने के लिए, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो उससे क्या कहते हैं भैया, आटा 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ए और सी के बीच में पाए जाते हैं। तो 3 हमारे किसके बीच में पाए जाएंगे, जी और सी के बीच में पाए जाएंगे। तो एक बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये जो स्ट्रैंड जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है, और ये स्ट्रैंड जो जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ये इधर आ रहा है ये इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल चलते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर ये हुआ। दूसरी वाली बात क्या है, इसका 3 ये 5 एंड होगा तो ये 3 एंड फ्री होगा, तो इसका 5 एंड फ्री है। यहां पर इसका 5 एंड फ्री है तो यहां पर इसका 3 एंड फ्री है। एक स्ट्रैंड 3 to 5 चलेगा तो दूसरा स्ट्रैंड भी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है, 3 to 5। अगर दोनों का इस हिसाब से कहें तो ये 3 to 5 है, ये 5 to 3 है। उस डायरेक्शन में कहें ये 5 to 3 है तो ये 3 to 5 है, यानी कि अपोजिट पैरेलल में चल रहा है। कुल मिला के बात ये है। तो हम यहां पर एक बात और कह सकते हैं
इसे 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे 3 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको हम नाम देंगे 5 एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन और इसको नाम देंगे हम 3 एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, तो ऐसे ही हमारी 3 एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और 5 एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। तो ये आपका इस वीडियो में आपकी बिल्कुल क्लियर बात हो गई होंगी कि न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट क्या है, न्यूक्लियोसाइड का कंसेप्ट क्या है और हमारा डीएनए कैसे बना होता है। फर्दर आप कितने भी, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है जो हम बेस पेयर की बात कर रहे थे। यहाँ पर ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये हो गया है, ये वहां पे हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड आगे जोड़ते चले जाएंगे आप तो फर्दर जितना चाहे इतना लंबा डीएनए का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वाली बात ये बताऊं आपको, मैं क्लियर कर दूं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। तो इसको कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए यहां पर पी लगाना जरूरी है जिससे आगे की मोइटी बनेगी। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारा ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, पेंटोस शुगर आती है और हमारा नाइट्रोजन बेस आता है और इसको कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड करने के लिए यहाँ पे भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी। तो इस वीडियो में आपकी क्लियर बात हो गई होंगी कि भाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पिरिमिडीन, प्यूरिन्स किसमें हमारे थायमीन आता है, डीएनए में हमारा थायमीन आता है और यूरेसिल किस में आता है, हमारा आरएनए में आता है। और हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो डीएनए का पढ़ रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का पढ़ रहे हैं। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी 1953 में। और डीएनए की डिस्कवरी जो की है वो 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की है। ठीक है, ये देखिए हमारे साइंटिस्ट के नेम हैं फ्रेडरिक मिसर। 1869 में इसने डीएनए की डिस्कवर की थी। डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में न्यूक्लियस में जो पड़ा होता है was discovered by फ्रेडरिक मिसर 1869। इसने इसका क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। He called as न्यूक्लिन, इसका नाम न्यूक्लिन दिया था फ्रेडरिक मिसर ने। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो बताया था वो इसको स्ट्रक्चर बताने में लगभग जो है 100 साल के आसपास लग गए थे। 1953 में, लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल बताया था और उसने स्टडी किया था एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा, जो किन्होंने दिया था, मॉरिस विल्किंस और रोसलैंड फ्रैंकलिन ने। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक based on X-ray diffraction data of
मॉरिस विल्किंस एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को स्टडी किया। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिक्स का मतलब दो स्ट्रैंड वाला, दो हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो दोनों के एंटी पैरेलल जाती है। एक साइंटिस्ट और आता इरविन चारगाफ, जिसने चारगाफ लॉ दिया था और उसने बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर रहेगी और एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर रहती है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर रहती है। तो एक चारगाफ लॉ और है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इरविन डल चारगाफ लॉ explained by Erwin Chargaff। According to this law है इनके अनुसार according to this adenine is equal to thymine। एक तो ये बात बताई एंड guanine is equal to साइटोसिन। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर रहता है, ये हमेशा रहेगा क्योंकि ए के साथ टी आता है और जी के साथ सी आएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ए हमेशा थायमिन, एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर रहेगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल रहती है। अब एक लेयर मारना है। अब साइलेंट फीचर आप अपनी एनसीईआरटी से लिख लेना। मैंने आपको कई सारे उसके बॉन्ड बता दिए, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ए और जी के बीच में। ए और टी के बीच में, सॉरी, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लीजिए, एक कंप्लीट जो घुमाव आता है। यहां पर क्या है ये देखिए आप, ये यहां पर हमारे क्या है बेस पेयर्स, ठीक। इन बेस पेयर्स की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर और एक कंप्लीट यहां से घूम के दोबारा जो घूम रहा है, एक कंप्लीट जब सर्कल ले रहा है, उनके जो बीच की दूरी जो होती है 3.4 नैनोमीटर। और इनके बीच में कितने बेस पेयर होने चाहिए? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे टोटल एक कंप्लीट सर्कल में, राउंड में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर और एक कंप्लीट घुमाव लेने में कितनी डिस्टेंस होगी? 3.4 नैनोमीटर। और 2 बेस पेयर्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। तो ये हमारा साइलेंट फीचर भी हो गया डीएनए के, यानी कि एंटी पैरेलल फॉर्म में जाता है। और हमारे कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज पाए जाते हैं। ये हमारे कुछ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये हमारे कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं।
तो हमारा साइलेंट फीचर्स का आप इसकी समरी आप एनसीईआरटी से लिख लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।